आज हम लोग देखने वाले हैं सोल्युबिलिटी के बारे में। सोल्युबिलिटी क्या है? जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सोल्यूट प्लस सोलवेंट क्या देता है? बाइनरी सॉल्यूशन। अब डिफाइन करते हैं हम लोग बाउंड्रीज ऑफ सोल्युबिलिटी। बाउंड्री ऑफ सोल्युबिलिटी तो क्या लिख रहा है ये? इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी dissolved in a given amount of solvent or 100 gram of solvent at a particular temperature to form a saturated solution। इसका कहने का मतलब इतना है कि मैक्सिमम अमाउंट जो सोल्यूट जिसको डिजोल्व किया जा सकता है किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर जो डिजोल्व हो सकता है मैक्सिमम अमाउंट, या फिर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लिया हो उसमें जो डिजोल्व होगा एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर टू फॉर्म ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? वो सोल्यूबल होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कई बार होता है क्या कि देखते हो नहीं सोल्यूबल रहता है तो बैठ जाता है जाके नीचे। हम लोग क्या चाहिए? पूरा सोल्यूबल हो, उसी को बोलेंगे हम लोग क्या? सोल्यूबिलिटी। मतलब डिफरेंस नहीं पता चलेगा। समझ आ रहा है? अच्छे तरीके से क्या होगा उसमें? घुल मिल जाएगा। तो सोल्यूबिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर फॉर लिक्विड सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन फॉर गैसियस सॉल्यूशन जनरली। अगर लिक्विड का बात करेंगे तो हम लोग मोल पर लीटर में मेजर करेंगे किसको? सोल्युबिलिटी को लिक्विड में। और मोल फ्रैक्शन से मेजर करेंगे किसमें? गैसियस सॉल्यूशन के लिए। अब बात करते हैं हम लोग सोल्युबिलिटी किस किस पे डिपेंड करता है। सोल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, टेम्परेचर, नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो इस चार चीजों पे हमारा सोल्युबिलिटी डिपेंड कर रहा है। अब देखते हैं कैसे कैसे करेगा ये। द कंप्लीट टाइपोलॉजी ऑफ सॉल्यूशन मैट्रिक्स, ये क्या है? इससे पहले क्लास में लोग सब देख चुके हैं कि गैस के साथ गैस अगर रहेगा तो कैसा सॉल्यूशन बनाएगा। यानी कि सोल्यूट एयर है, एयर मिक्सचर, और सॉल्वेंट क्या है? गैसेस। तो कैसा मेरा रिजल्टेंट बनेगा सॉल्यूशन? गैसेस सॉल्यूशन बनेगा। यदि लिक्विड रहा हमारा सोल्यूट और गैस रहा सॉल्वेंट तो भी क्या बनेगा मेरा? गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये पूरा एग्जांपल दिया हुआ है, इसके ऊपर रीड करना है अपने से। अब यहाँ देखिए बात करें हम लोग कि सॉलिड सोल्यूट प्लस लिक्विड सॉल्वेंट इक्वल टू क्या बना रहा है? सॉल्यूशन। हम लोग लिए हैं लिक्विड सॉल्वेंट। क्या लिए हैं? लिक्विड सॉल्वेंट। और एक सॉलिड सोल्यूट लिया है। कैसे स्टेट में लिया? सॉलिड में और एक लिक्विड में। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा। अब बात कर रहे हैं फैक्टर ऑफ इट इज सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जब सॉलिड को यदि लिक्विड में डाला जाए तो क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेगा? तो फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या मतलब अफेक्ट करेगा सोल्युबिलिटी को? तो प्रेशर देखो, प्रेशर का क्या है? नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एज बोथ सॉलिड एंड लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल एंड डू नॉट शो एनी मेजर चेंजेस विद प्रेशर। इसका कहने का मतलब है जैसे कि हम लोग चीनी लिए हुए हैं, पानी है, डाल दिए और तुम कितने स्टीर करो उसको, एक हद मतलब एक बहुत ज्यादा तुम डाल दिए, फिर तो कितने स्टीर करो उसको, घुमाते रहो वो होगा ही नहीं, घुलेगा ही नहीं, ज्यादा अमाउंट हो गया उसमें। समझ में आ रहा है ना? तो प्रेशर ऐसा नहीं कि प्रेशर बढ़ा दिए तो घुलने लग जाएगा, नहीं घुलेगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा एक समय के बाद। जितना घुलना था वो एक बार में घुलेगा। प्रेशर लगा लो तुम, कुछ नहीं होने वाला प्रेशर से। घुमाते रहो, अपना प्रेशर देते रहो उसमें, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो जितना घुलना था घुलेगा, बाकी कुछ भी कर लो नहीं घुलेगा। इसका मतलब यही है कि यदि हम सॉलिड को लिक्विड में अगर डालते हैं हम लोग, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब बात करें टेम्परेचर पे, इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? इंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब करता है। तब टेम्परेचर में दो चीज आ रहा है कंडीशन, एक इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यदि हीट एब्जॉर्ब करेगा तो सोल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, हम लोग चाय बनाते हैं घर पे, हम लोग चाय बनाते हैं, तो यदि तुम चीनी उसको चाय में डालोगे
जब जब गर्म है पूरा, वो जब हीटर पे पूरा गर्म है उस टाइम चीनी डालोगे तो अच्छे से मिल जाएगा, वो अच्छे से मिल जाएगा, गर्म रहेगा तो। अब कई लोग क्या बोलता है कि शुगर पेशेंट है भाई, चीनी हम नहीं लेंगे, तो 2 बार चाय बनाना पड़ता है। एक तो पहले ये क्या कहते हैं, पहले बिना चीनी के बनाना है और फिर चीनी का बनाना है। तो अगर स्टार्टिंग में मान जो बिना चीनी के बना दी, आपको उधर से आ गया कि हमको चीनी वाला चाहिए, उसमें तुम शुगर डाल दो, चाय बनने के बाद डालो शुगर। चाय मान चलो सबको बैठे हुए घर पे, सबको बोल दिया कि हमको बिना चीनी के चाहिए, क्या चाहिए, बिना चीनी के चाय चाहिए हमको। अब उधर से कोई एक बंदा आता है, वो क्या बोलता है कि हमको चीनी वाला चाय चाहिए। चाय तो बन के रेडी है, ठंडा हो चुका है चाय, और उसको चाहिए चीनी वाला चाय। अगर उसमें हम शुगर डाल दिए, टेम्परेचर उस टाइम क्या है, कम है, और उस टाइम तुम चीनी डालोगे ना, तो क्या होगा, वो उतना ज्यादा सोल्यूबल नहीं होगा। जबकि अगर चाय बनाते टाइम में डाल देते चीनी हम लोग, तो अच्छे से घुल जाता वो। समझ में आ रहा है ना? तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, टेम्परेचर कितना हेल्प कर रहा है सोल्यूबिलिटी को। तो यहाँ से रिलेट करते हैं हम लोग कि सोल्यूबिलिटी अगर हमको चाहिए ज्यादा तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे। एग्जाम्पल, डिसोल्यूशन ऑफ KCl NaCl NO3 इट इज इन वाटर। डालो, हीट दो, आसानी से घुलेगा ये सब। अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा नहीं, हीट रिलीज करेगा, सॉरी, हाँ हीट रिलीज करेगा एक्सोथर्मिक, सॉरी, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज करेगा। तो यदि टेम्परेचर तुम बढ़ाओ, इसका टेम्परेचर बढ़ाने तो सोल्युबिलिटी क्या होगा, घट जाएगा। इस केस में जब हीट क्या करता है, ये रिलीज करता है, ये हीट एब्जॉर्ब नहीं करता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन वही होता है। तो सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यदि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सोल्युबिलिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। अब एग्जांपल में क्या है, Na2CO3 Li2CO3 इन वाटर। अब बात करते हैं हम लोग फार्मूला का। देखो जैसे कि देखो यहाँ पर हम लोग लिए हैं टेम्परेचर का एक एक्सिस पे ग्राफ है, टेम्परेचर लिए एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या लिए हैं, सोल्यूबिलिटी। अब हम लोग एग्जांपल देखे थे कुछ कुछ कि जो KCl है, NaCl है, NaO3 है, ये लोग को अगर हीट दिया जाए, हीट दिया जाए तो सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ग्राफ से समझे हम लोग, क्या क्या था एग्जाम्पल में, KCl NaCl NaNO3। अब देखो KCl NaNO3 लिया हुआ कहीं, देखो NaNO3 और KCl नहीं लिया हुआ एग्जाम्पल में, और क्या चीज लिया हुआ इसमें, KCl NaCl NaNO3। अच्छा NaCl भी लिया हुआ है ना, NaCl भी देखो ग्राफ में लिया हुआ है, NaCl और क्या है NaNO3, NaNO3 तो ले लिया हम लोग, KCl का नहीं दिया हुआ ग्राफ में। चलो ठीक है, देखो अभी हम लोग देखो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, बढ़ा रहे हैं, तो देखो सोल्युबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इस ग्राफ समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में ना? अब देखो NaCl केस में क्या है सोल्युबिलिटी, कि इस टेम्परेचर पर रखो मतलब कांस्टेंट ही जाएगा, मतलब ये इतना ही रहने वाला है। इस ग्राफ से समझ में आ रहा है। और Na2CO3 का देखो, Na2CO3 और Li2CO3 देखो, Li2CO3 अभी देखो टेम्परेचर में बढ़ा रहे हैं, 20 पे देखो कितना ज्यादा सोल्युबिलिटी है, 20 पे ग्राफ चेक करो, है सोल्युबिलिटी दिख रहा है यहाँ पे, इस जगह पे कहीं होगा। अब यहाँ पे आके देखो 60 पे देखो, 60 पे देखो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम लोग, 80 पे देखो और कम हो गया, और कम हो गया ना ग्राफ। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है उसी सोल्युबिलिटी घट जा रहा है। तो एक एग्जांपल था ये। अब NaCl के अंदर देखो, इसमें NaCl तो लिया हुआ एग्जांपल में, पर इसका शायद 40 पे ही हमको लगता है कि सब टेम्परेचर पे उतना ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा ये, समझे? अब इसका ग्राफ आगे तक देखना पड़ेगा कि आगे तक क्यों ड्रॉ किया हुआ है इसमें। एक बार इसको देखते हैं, ऐसा तो कांस्टेंट लिया हुआ है ये, पर हालांकि इसको ग्राफ में दिखना चाहिए था कि बढ़ते हुए दिखना चाहिए था। अब इसको देखते हुए ग्राफ क्या है। अब देखो जैसे कि क्या है,
Na2SO4, Na2SO4 बिलो 32.4 डिग्री, बिलो 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या हो रहा है, टेम्परेचर घटा रहे हैं, तो ये मिल जा रहा है वाटर के साथ। देखो Na2SO4 डॉट 10H2O बना दिया, मिल रहा है। एक और जब इसका एबव लेंगे टेम्परेचर, कैरेक्टरिस्टिक है इसका Na2SO4 का, जब इसका अगर हम करें क्या कहते हैं एबव ले 32.4, तो क्या हो रहा है, ये वापस से सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जा रहा है। यहाँ एक्वस बन रहा था, एक्वस से फिर डिक्रीज हो जा रहा है। देखो ग्राफ से यहाँ पे एक टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो देखो यहाँ 32.4 डिग्री तक सोलिबिलिटी बढ़ते जा रहा है, यानी कि वाटर साथ मिल रहा है। देख रहे हो यहाँ पर मिल रहा है, ये मिल रहा है। अब 32.4 डिग्री के बाद देखो क्या हो रहा है, घट रहा है, हट रहा है। NaCl का चेक करते हैं क्या है, NaCl कांस्टेंट क्यों दिखा रहा है, अब इसका ग्राफ चेक करेंगे वापस से। अब देखो क्या है, एक कॉन्सेप्ट आता है लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक। जैसे तुम्हारा अगर दोस्त है, अगर वो पढ़ने में तेज है तो तुमको भी मन करेगा पढ़ने का, उसको देख के मोटिवेशन फील होगा, उसके साथ रहने का मन करेगा। तो उसी टाइप से जो लाइक एक तरह का जो चीज है, वो अपने एक तरह का चीजों को अपने अंदर डिजोल्व करेगा। जैसे कि पोलर मॉलिक्यूल या कंपाउंड का बात करें हम लोग, तो पोलर किसको बोलते हैं हम लोग, डायपोल मोमेंट पढ़े थे हम लोग 11th क्लास में। देखो जैसे कि देखो HCl है, इसको दो तरीके से समझ सकते हैं हम लोग, या तो जो पार्शियल चार्ज क्या बनेगा यहाँ पर, प्लस चार्ज, क्यों बनेगा पार्शियल प्लस, ये Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव, तो ये भी क्या है मेरा पोलर, पोलर है। अब बात करो OH का, तो H और OH में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, O ज्यादा है, तो O की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और इस H का भी O की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो डाइपोल देख रहे हो ऊपर की तरफ एडिशन हो रहा है डाइपोल का, तो ये भी क्या है पोलर मॉलिक्यूल। अब इसे यहाँ देखो, जो CS ये क्या है, एसिड है, ये CH3COOH है ना, तो ये क्या बनेगा O माइनस और H प्लस, या तो आयन क्रिएट हो प्लस माइनस का, तो पोलर बनेगा ये, या फिर डाइपोल से देखेंगे हम लोग कौन सा पोलर मॉलिक्यूल है। अब देखो जैसे नॉन पोलर का बात करें हम लोग, नॉन पोलर में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू 0। देखो कार्बन है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, देखो इसकी तरफ पुल करेगा इलेक्ट्रॉन को, इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन इधर पुल करेगा ऑक्सीजन, नेट क्या हुआ डाइपोल 0। अब देखो इसका बात करो CCl4, CCl4 है, देखो ये इधर गया, इसका इधर खिंचा हो रहा है, इसका इधर खिंचा हो रहा है। देखो अब देख रहे हो ना यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं लोग, एक ऊपर ऊपर स्ट्रेंथ लगा रहा है, तीनों मिलकर नीचे लगा रहा है, कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसका भी डाइपोल क्या हुआ 0। अब देखो बात करें हम लोग CCl का, तो अब CCl में भी देखो CCl Br, तो इसका कभी हम लोग चार्ज देखते हैं कि आयनाइज कर सके हम लोग, इस से Cl माइनस माइनस लिखते हैं ऐसे करके हम लोग, अरे तो प्लस माइनस आयन तो फॉर्म में लिखते हैं ना हम लोग, हाँ आयन के फॉर्म में तो नहीं लिखते हैं ऐसे करके, प्लस माइनस में फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता इसको कि एक Cl को प्लस दे दिया, एक Cl को माइनस दे दिए, तो ये क्या है, ये मतलब नॉन पोलर है, ये पोलर नॉन पोलर पहचान सिखा रहे हैं। पोलर मॉलिक्यूल पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा। अभी आगे समझेंगे हम लोग, पहले पोलर नॉन पोलर समझ लेते हैं पहले। अब देखो C6H6 है, किसका फॉर्मूला है ये, C6H6 हाँ बेंजीन का। तो इस वजह से तुम देखो कभी कि मतलब कि प्लस चार्ज माइनस चार्ज हो रहा है इसके अंदर, नहीं ना हो रहा है सबसे। जब Br का देखो, तो Br का हम लोग प्लस माइनस करके लिख सकते हैं, जिसे एसिड भी लिख दिया H प्लस Cl माइनस, इसलिए इसका क्या है डाइपोल नहीं है यहाँ पे। और ये क्या है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब बात करें हम लोग नेचर ऑफ सॉल्यूट, देखो यहाँ से हम लोग बात कर रहे थे पहले पोलर मॉलिक्यूल और कंपाउंड का, नॉन पोलर मॉलिक्यूल और कंपाउंड का। अब बात करते हैं हम लोग कोवेलेंट सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, क्या क्या तरीका से सॉल्यूट का नेचर हो सकता है। एक तो हो सकता है देखो पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर यदि कोवेलेंट सॉल्यूट है
तो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व करेगा। यदि नॉन पोलर कोवेलेंट सोल्यूट है तो किस में डिजोल्व करेगा वो? नॉन पोलर सोल्वेंट में। इतना क्लियर है? अब देखो आयोनिक जो सोल्यूट रहता है, आयोनिक बॉन्ड का जो सोल्यूट रहता है वो डिजोल्व किस में करता है? पोलर सॉल्वेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल A+B- किस में डिजोल्व करेगा ये? पोलर सॉल्वेंट में। अभी देखेंगे सॉल्वेंट कौन कौन सा चीज है। जो HCl है तो पोलर कोवेलेंट है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ना HCl के साथ। ये बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्ड है, तो पोलर कोवेलेंट सोल्यूट डिजोल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट। अब देखो जैसे एग्जांपल समझते हैं हम लोग। अब देखो जिसे कहने का मतलब है NH3 लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? NH3। देखो NH3, तो इसका अगर स्ट्रक्चर देखें हम लोग, देखो इधर है लोन पेयर, इसका लोन पेयर है NH3। तो इधर एक इसका क्या बन रहा है? इस लोन पेयर चलते इधर एक डाइपोल बन रहा है, नहीं बन रहा है? और हाइड्रोजन का ऐसे ही रहेगा, मतलब तो ये कि यहाँ पर डाइपोल क्रिएट हो रहा है लोन पेयर के कारण, ऊपर फॉरवर्ड आ रहा है ये। तो ये क्या है? मेरा पोलर सोल्यूट है। H2O क्या है? पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट देखो इसको लिख सकते हैं H+H-, H+OH- में ब्रेक होता है, तो इसमें क्या करेगा ये? डिजोल्व कर जाएगा। कौन? तो यहाँ डिजोल्व करते दिखाया जा रहा है H2O में। अब जो CCl4 है, Cl Cl Cl, इधर Cl इधर Cl, तो इसमें क्या हो रहा था? कैंसिल आउट हो रहा था। तो हम लोग का जो मॉलिक्यूल है, जो सोल्यूट है, ये क्या है? पोलर है, और ये क्या है? नॉन पोलर। इसमें डिजोल्व नहीं करेगा। क्लियर है? अब देखो जैसे I2 है, I2 क्या है? नॉन पोलर। क्या? सोल्यूट है ना। इसको ऐसे हम लोग नहीं लिखते हैं ना, I+I- करके लिख देंगे, इसको ब्रेक करके से नहीं लिखते हम लोग। तो कैसा है ये? नॉन पोलर सोल्यूट। तो H2O कैसा था मेरा? पोलर। इसके अंदर डिजोल्व नहीं करेगा, ये तो नॉन पोलर है ना, तो पोलर साथ नहीं डिजोल्व करेगा। बेंजीन क्या था हम लोग का? हाँ, नॉन पोलर, इसके साथ क्या करेगा? डिजोल्व कर जाएगा। अब देखो देखो इसे ये लिया हुआ है आर, कौन सा फॉर्मूला देखो आर, RCOOH और RC डबल बॉन्ड O। देखो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो रहा है? क्या लिया हुआ है? RC OH। और देखो यहाँ पे एक एसिड लिया हुआ है इधर, और एक ये भी एसिड का कंपाउंड है। और H+ साथ क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आल्सो शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद H2O। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है तो क्या रहेगा? ये सोल्यूबल रहेगा किसमें? इन H2O में। एक और एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है कोई कंपाउंड तो क्या वो पोलर है, और H2O में वो इजीली डिजोल्व कर जाएगा। अब देखो काइनेटिक स्टेट ऑफ सेचुरेशन। अब देखो डिसोल्यूशन क्या है? इक्विलिब्रियम और सेचुरेशन। एक समय तक सेचुरेट करेगा, एक समय तक पूरा घुल मिल जाएगा, उसके बाद क्या करेगा? वो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म करेगा। क्रिस्टल समझ रहे हो ना? देखो जैसे कि शुगर है, एक समय तक डालते जाओ तो पानी में मिलते जाएगा, जितना उसका सोल्युबिलिटी लेना रहेगा, उसको जितना घुल मिलना होगा। अब एकदम से तुम डाले जा रहे हो तो फिर क्या होगा? क्रिस्टल यहाँ पर जमा हो जाएगा शुगर का, जमा रहेगा ये। अब क्या फॉर्मेशन हो गया? क्रिस्टलाइजेशन का। ऐसा थोड़ी है कि तुम एक मग पानी में 10 मग शुगर डाल दोगे, घुला दोगे उसको, नहीं ना हो पाएगा। वो जाकर बैठ जाएगा नीचे क्रिस्टल फॉर्म में, छोटा छोटा, है ना। तो वही चीज बोला जा रहा है कि पहले डिसोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, डिसोल्यूशन कब होगा? इक्विलिब्रियम आएगा, सेचुरेशन हो जाएगा, उसका एक लिमिट तक पहुंचेगा वो, उसके बाद क्या करेगा? वो क्रिस्टलाइजेशन बनेगा। अब देखो जैसे यहाँ पर
इनिशियली क्या है, डिजोल्यूशन ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड। स्टार्टिंग में होगा एट इक्विलिब्रियम या सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे रेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड सॉल्यूशन। रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, तो जैसे डिजोल्यूशन कंप्लीट हुआ, उसका डिजोल्यूशन हुआ, उसे क्या स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन बिगिन हो जाएगा उसके बाद से। अब देखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं हम लोग, मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। इसका कहने का मतलब है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी कि अभी हम पानी डाले हैं, पानी डाले हैं, पानी डाले हैं और मान चलो आधा चम्मच डाल दिया शुगर, घुल गया, घुल गया आसानी से, फिर डाल के देख रहे हैं हम लोग, आधा चम्मच और बढ़ाएं, फिर घुल जा रहा है। तो अभी क्या पता चल रहा है कि सॉल्यूशन जो है अनसैचुरेटेड स्टेट में है, अभी और डाल सकते हैं इसमें। और जैसे पता चला कि अब घुलने नहीं लगा, उससे पहले अगर मान चलो एक समय आएगा, अब जैसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाले, अब क्या बन जाएगा वो, फिर क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में जाने जाएगा। तो एक टाइम पर पहला क्या है, सैचुरेशन स्टेट आएगा, नो मोर सॉलिड कैन बी एडेड टू द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एक समय आएगा जब हम लोग उसमें कुछ भी नहीं डाल सकते, अब घुल मिल गया, अब कुछ नहीं हो सकता उसमें। पहले क्या था, डालते जब डालते चेक कर रहे हैं हम, डाल रहे उसी स्टेज को क्या बोलेंगे हम लोग, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब तक हमको डालना अलाउ कर रहा है, घुलते जा रहा है, घुलते जा रहा है, तो सब फेज को क्या बोलेंगे हम लोग, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में है अभी। एकदम से जब एक क्या स्टेज आएगा जब वो सैचुरेटेड हो जाएगा, जब उससे ऊपर वो नहीं जा सकता है, उससे ऊपर जैसे डालेंगे तो क्या बनेगा, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मोर सॉलिड कैन बी एडेड टू गिवन सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड किए जा रहे हैं, पर ये सैचुरेशन नहीं बन रहा है इसमें, क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म अचीव करेगा इसके अंदर। समझ में आया, सैचुरेटेड तो यहीं तक है मेरा। अब देखो गैस सॉल्यूट प्लस लिक्विड सॉल्वेंट क्या बनाएगा, सॉल्यूशन, और क्या देगा, एनर्जी, हीट। क्या रिलीज किया, हीट। अगला क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। जब भी गैस को हम लोग लिक्विड में डालेंगे क्या करेगा, रिलीज, हीट करेगा, रिलीज करेगा। अब देखो जैसे कि अब पढ़ते हो फैक्टर अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जब गैस को अगर लिक्विड में हम लोग डालते हैं तो क्या क्या फैक्टर काम करेगा। पहला क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर जब कम रहेगा, टेम्परेचर कम रहेगा तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ जाएगा। ये सीधा सा मतलब, अगर कोल्ड ड्रिंक जो है तुम अगर उसको गर्म पियो, कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में रखा हुआ नहीं पियोगे तो टेस्ट नहीं आएगा। CO2 किस लिए दिया जाता है, ताकि एक अच्छा टेस्ट बना रहे, और वो उसका जो मतलब जो उसका मतलब जो रहे, उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स सेफ रहे, उसके अंदर का जो इंग्रेडिएंट जो डाला हुआ है सब कुछ वो सेफ रहे, खराब ना हो। तो अब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो गैस क्या हो जाएगा, उसके अंदर डिजोल्व कम रहेगा, निकलने लगेगा, गैस निकलने की कोशिश करेगा। और जब तक टेम्परेचर हाई है तो गैस उसमें बढ़िया से डाला हुआ है। समझ रहा रीजन कहां से क्या है, CO2 गैस डाला जाता है ना उसके अंदर। देखते जैसे कोल्ड ड्रिंक खोलते तो तुरंत पूरा मारता है, फेंक से ऊपर मारता है, तो कैसे आता है वो, गैस ही तो है, रिलीज होता है फिर, तो वही चीज है इसके अंदर। अब एप्लीकेशन देखो, सॉफ्ट ड्रिंक आर प्रेफर्ड एट लो टेम्परेचर। सबको ऐसा, जब ऐसा रहता तो सबको तो बाहर रखता कोल्ड ड्रिंक को, कहा फ्रिज में पैसा लगा रहा फालतू का, बस समझ में आ रहा है। इसलिए हम लोग को कोल्ड ड्रिंक को रखते हैं फ्रिज में, ये कारण है। कम टेम्परेचर रहेगा तो गैस अच्छे से घुला हुआ रहेगा उसके अंदर। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, CO2 इन लिक्विड ड्रिंक्स। अब बात करें हम लोग एक्वेटिक स्पीशीज फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन हॉट वाटर। जो इक्वेटिक स्पीशीज है, इक्वेटिक स्पीशीज कौन, जो पानी में रहने वाले जो है, जैसे कोई मछली। अब तुमको लगता होगा कि गर्मी के दिन में मछली बाहर आ जा रहा है घूमने फिरने, बाहर इसलिए आ रहा है ना, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है पानी के अंदर। पानी अगर ठंडा रहेगा, पानी जो है जब ठंडा रहेगा तो ऑक्सीजन उसको वहीं मिलेगा पानी के अंदर ही, O2, O2 अच्छे से उसमें डिजोल्व रहेगा पानी के अंदर। जब पानी ठंडा रहेगा तब, पानी जब गर्म रहेगा तो उन लोगों को वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा बढ़िया से, बाहर निकलेगा, बकाहट लगेगा। पर उन लोगों को क्या
है उन लोग का, वाटर में हमेशा उन लोग का रहने का बनाया गया है नेचर से, तो लोग वाटर से ऑक्सीजन ढूंढता है उन लोग, इसलिए पानी जो है ठंडा रहना चाहिए उन लोग को अगर अच्छा से कंफर्टेबल रहना है तो वही बोला जा रहा है एक्वेटिक स्पीशीज फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन हॉट वाटर। गर्म पानी में वो लोग मर जाएगा, ऑक्सीजन ही नहीं अंदर में। तो देखो टेम्परेचर डिक्रीजेज सोलिबिलिटी ऑफ O2 इन, जो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सोलिबिलिटी ऑफ O2 इन H2O इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर डिक्रीज मतलब ठंडा, टेम्परेचर डिक्रीज में समझ रहे हो ना, ठंडा। अभी कितना टेम्परेचर है, 44-45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, तो हमको डिक्रीज चाहिए ना भाई, टेम्परेचर ठंडा चाहिए हमको, तो 20 रहना चाहिए, 10 रहना चाहिए, 15 रहना चाहिए, तब इन लोगों ने क्या ज्यादा ज्यादा बेनिफिशियल है इन लोग के लिए, ज्यादा ऑक्सीजन इन लोग ले पाएगा। देखो गैस बिहेवियर, जो गैस का क्या क्या बिहेवियर है, देखो गैस बिहेवियर डिसोल्यूशन एंड क्रिटिकल टेम्परेचर, इसको समझते हैं हम लोग। नेचर ऑफ लिक्विड और सॉल्वेंट, तो इसमें पढ़े थे ऊपर हम लोग, लाइक डिसॉल्व, लाइक अपने जैसा कोई डिसॉल्व करेगा। अब नेचर ऑफ गैस क्या है, गैसेस व्हिच कैन इजीली डिसॉल्व और डिसोसिएट इन लिक्विड। पहला कंडीशन क्या है, जो गैसेस व्हिच कैन इजीली डिसॉल्व और डिसोसिएट इन लिक्विड, जो आसानी से डिसॉल्व कर सकता है लिक्विड के अंदर। तो देखो CO2 है, H2O लिक्विड में क्या बनाएगा, H2CO3 डिसोसिएट करके 2H प्लस प्लस CO3 2 माइनस, NH3 गैस लिक्विड में NH4 प्लस और OH माइनस में स्प्लिट होगा, HCl गैस H2O में H3O प्लस और Cl माइनस में। तो क्या बोल रहा है, गैस व्हिच कैन इजीली डिसॉल्व और डिसोसिएट इन लिक्विड, देखो ये बताया गया एग्जांपल से। दूसरा क्या है, इजीली लिक्विफेबल गैसेस और गैसेस हैविंग हायर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ गैसेस हैविंग हायर क्रिटिकल टेंपरेचर कैन इजीली डिसॉल्व इन लिक्विड। तो उससे समझते हैं मतलब क्या है, इजीली लिक्विफेबल गैस और गैसेस हैविंग हायर इंटरमोलिकुलर फोर्स और गैसेस हैविंग हायर क्रिटिकल टेंपरेचर, यदि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है ज्यादा रहेगा गैसेस का या फिर हायर क्रिटिकल टेंपरेचर रहेगा, कैन इजीली डिसॉल्व इन लिक्विड। अब देखो समझते हैं हम लोग, जैसे कि CH4 और H2O, क्या है CH4 और H2O के बीच में, तो लेस सोल्यूबल क्यों है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है क्या वो कम बन रहा है इसके बीच में, फोर्स जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, लेस सोल्यूबल हो रहा है CH4 गैस H2O में, जबकि NH3 गैस H2O लिक्विड में क्या बना रहा है, H बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा हो जाएगा, इस कारण से हाईली सोल्यूबल होगा। अब देखो क्रिटिकल टेम्परेचर एक टर्म आता है, टेम्परेचर बिलो विच ए गैस एग्जिस्ट एज ए लिक्विड। देखो जब हम बात करें 36.4 डिग्री, इससे नीचे का टेम्परेचर रहेगा तो गैस किस में रहेगा, CO2 लिक्विड में, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दे हम लोग 36.4 डिग्री से, तो CO2 क्या बन गया, गैस। तो ये TC जो क्या है इस पे डिपेंड कर रहा है 36.4 पे, इसके नीचे जाइएगा तो लिक्विड मिलेगा, इससे ऊपर जाइएगा तो गैस मिलेगा, इसलिए क्या नाम है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल स्थिति को बता रहा है इस टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर पे बदल फेर हो रहा है, ये तो गैस बन सकता है या तो फिर लिक्विड, इसलिए इसका क्या नाम दिया गया है, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर CO2 को पूछे तो क्या बोलेंगे 36.4 डिग्री, जिसमें बिलो में अगर रहेगा तो लिक्विड बनेगा, उससे ऊपर जाएगा, देखो जैसे कि लिक्विड जो हम लोग जैसे इसे देखो ना, पानी को हम लोग हीट करते हैं तो वेपराइज बन के गैस बनता है कि नहीं बनता है, हीट ज्यादा टेम्परेचर की है, उसी टाइप से लिक्विड भी है, अगर उसको हीट ज्यादा मिल रहा है, CO2 लिक्विड, CO2 जो गैस है उसको ज्यादा मिल रहा है तो गैस में ही बना रहेगा वो, यदि टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो किस फॉर्म में आएगा वो, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर ऐसा कोई गैस है जिसका कि टेम्परेचर 60 डिग्री है, जिसका टेम्परेचर 60 डिग्री बड़ा ऊपर की है, 60 डिग्री से ऊपर की है, तो क्या किस फॉर्म में रहेगा वो, गैस फॉर्म में। और जैसे ही उसका टेम्परेचर देखो TC क्या है 60 डिग्री क्रिटिकल टेम्परेचर, और जैसे 60 डिग्री से नीचे जाएगा किसे बन गया गैस, S लिक्विड में, किसे बन गया X लिक्विड में। बात क्लियर है। अब जो प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, प्रेशर इंक्रीजेज सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, प्रेशर जो है प्रेशर दे रहे हैं तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस के लिए सॉलिड और लिक्विड में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, किसको,
अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो सोलिड लिक्विड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझाए थे ना ऊपर में, जैसे कि अगर सोलिड हम लोग चीनी ले लिए, कितना प्रेशर लगा रहे, घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे, तो जितना मिलना रहेगा उतना ही मिलेगा, वो एक समय के बाद नहीं मिलेगा। तो जबकि प्रेशर जो है, यदि गैस में लगाते हैं हम लोग, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है इन लिक्विड इंक्रीज कर जाएगा प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो। इसका एग्जांपल सीधा समझ सकते हैं हम लोग। देखते हो जो कोल्ड ड्रिंक रहता है उसको टाइट पूरा बंद किया जाता है, तो क्या लिया लगाया जा रहा है ऊपर से, प्रेशर ही तो लगा रहे हैं हम लोग, केप लगा के प्रेशर ही तो लगा रहे हैं इसके ऊपर कि तुम निकलो मत। तो उससे क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज कर जाएगा। जब तक प्रेशर दे रहे तब तक है उसका, प्रेशर हटाएंगे तो बाहर निकलेगा गैस, हो जाएगा ना। तो वो चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो एक हेनरी लॉ था, वो बोलता है क्या, solubility ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। solubility ऑफ जो गैस है इन लिक्विड सॉल्यूशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के। तो बोल दिया कि चलो भाई एस है solubility डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, तो एस इक्वल टू के पी, एस इक्वल टू के पी। अब दिक्कत क्या हुआ ना, जो एस जो बोला गया, कोई ले सकता है इसको एस को, मतलब कि देखो के, जो के का वैल्यू अगर आएगा तो एस जो है एस ग्राम पर लीटर में हो सकता है, और पी जो है एटीएम में ले सकते हैं हम लोग, ले सकते हैं। हो सकता है कोई ले ले पी को बार में, पी को ले ले बार में, तो जो मेरा एस बनेगा मोल लीटर इनवर्स में बनेगा। जो के यूनिट किस में आएगा, देखो अगर के का लिखना चाहेंगे, के क्या है मेरा, सोल्यूबिलिटी, तो अलग अलग यूनिट बन रहा है। देखो जैसे समझ आप बात के, देखो जैसे कि सोल्यूबिलिटी के इससे पहले हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे, इससे पहले कुछ फॉर्मूला पढ़े हम लोग सोल्यूबिलिटी का, प्रेशर के टर्म में। नहीं, देखो यदि बात करें हम लोग, अगर बार ले हम लोग प्रेशर को, तो बार में एक अलग रिजल्ट बनेगा यूनिट के का बन रहा है। अगर ले हम लोग एटीएम में, तो के का यूनिट क्या बनेगा, ग्राम लीटर इनवर्स एटीएम इनवर्स। और सोल्यूबिलिटी किसमें नाप रहे हैं हम लोग, ग्राम पर लीटर में। तो यदि एटीएम में लिए हैं हम लोग, या फिर सोल्यूबिलिटी हम लोग ले सकते हैं ग्राम, सोल्यूबिलिटी जैसे सोल्यूट लिया ग्राम में, ग्राम सोलवेंट लिए हैं लीटर में, या तो कोई ले सकता है, मन क्या उसको मोल में ले लेते हैं, लीटर इनवर्स में ले लेते हैं, सबको अलग अलग ले सकता है। बस समझ में आ रहा है। सोल्युबिलिटी करने का मतलब कि क्या, उसका कंसंट्रेशन किस फॉर्म में है, वो किस फॉर्म में डिजोल्व हो रहा है, सोल्यूट जो है मेरा ग्राम में डिजोल्व हो रहा है कि मोल में डिजोल्व हो रहा है कि लीटर में हो रहा है, पता चल रहा है ना, मतलब लीटर में डिजोल्व कर रहा है, ठीक है। पर जो सोल्यूट है मेरा ग्राम में लिया हुआ है या फिर मोल में लिया हुआ हो सकता है, प्रेशर जो है एटीएम में लिया हो सकता है या फिर बार में लिया हो सकता है, तो सबको अपने अपने हिसाब से बनाएगा। फिर तो यूनिट के का जो वैल्यू है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के के लिखे हम लोग, तो के देखो वेरी करेगा नहीं करेगा, एक बार के का वैल्यू देखो ग्राम लीटर इनवर्स एटीएम इनवर्स हो गया, एक बार के का वैल्यू बार लीटर मोल इनवर्स, एक बार के का वैल्यू क्या हो गया, तो यही वाला है। तो दो यूनिट बन रहा है, सब अपने अपने हिसाब से लेगा। तो उसके बाद फिर क्या होता है, एक इंटरप्रिटेशन निकलता है कि देखो भाई सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, बात हटाओ, मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम लोग सोल्युबिलिटी नापेंगे। जिसमें पी क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस ओवर लिक्विड सॉल्यूशन। हम लोग किसको ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन को लेंगे हम लोग मोल को नहीं लेंगे, नहीं हम लोग किसको लेंगे, ग्राम को भी नहीं लेंगे हम लोग सोल्युबिलिटी के टर्म में, किसमें लेंगे हम लोग, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। और केएच क्या है, हेनरीज कांस्टेंट, केएच इक्वल टू यूनिट ऑफ प्रेशर। अब देखो मोल फ्रैक्शन है तो इसका मतलब क्या है, यूनिट लेसर। मोल फ्रैक्शन समझ रहे हो ना, ऊपर में भी मोल और नीचे में भी टोटल मोल होता है, सोल्यूट का मोल, सोल्यूट का मोल और फिर
सॉल्वेंट का मोल, तो दोनों मोल मोल कैंसिल होकर क्या बचेगा, यूनिट लेस हो जाएगा। मैं यहाँ का डायरेक्टली क्या है पी, तो ये जो केएच जो वैल्यू है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, प्रेशर के, तो ये लिखा हुआ केएच इक्वल टू यूनिट ऑफ प्रेशर। अब यूनिट प्रेशर का कुछ भी लिया हो, एटीएम लिया बार हो, यहाँ पे कम से कम ये कंफ्यूजन दूर हुआ ना कि जो मेरा एस था सोल्युबिलिटी एस, ये मोल लीटर इनवर्स में था कि ग्राम लीटर इनवर्स में था, समझ नहीं आ रहा था। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाले, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन लेंगे हम लोग, जिसमें कि यूनिट का माथा ही खत्म, मतलब जो टेंशन है वही खत्म करो। अब देखो फार्मूला क्या बना, फॉर्मुलाइजिंग हेनरी लॉ इन प्रैक्टिस प्रिपरेशन। अब देखो क्या है, अब इसमें कोई सेंटेंस में लिखा हुआ है इट कैन बी स्टेटेड एज कांस्टेंट टेंपरेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। इसका कहने का मतलब इट कैन बी स्टेटेड एज ए कांस्टेंट टेंपरेचर, टेंपरेचर क्या रखा गया है कांस्टेंट, solubility of gas in a liquid, solubility of gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure, किसे प्रोपोर्शनल हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट above the surface of the liquid और सॉल्यूशन। देखो जो हम लोग एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी पढ़े थे इसमें हेनरी में, इसी लाइन को लिखा हुआ है सेंटेंस बना के यहाँ पे, पर हेनरी ठीक से समझा नहीं पाया, ठीक से दे नहीं पाया रिजल्ट को, तो हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन को समझते हैं। इसमें हम लोग किसको ले लिए, हम लोग प्रेशर जो है KH इंटू एक्स मोल फ्रैक्शन के। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। देखो ये लाइन लिखा हुआ है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज P इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। इसी लाइन को अलग अलग टाइप से लिखा हुआ है, बैठा के इधर उधर करके, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ भी बात रहा प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एक्स इन द सॉल्यूशन, दिस इज द मोस्ट कॉमन डिफिनेशन, जहां पर केज क्या बोलते हैं हम लोग, हेनरी कांस्टेंट। क्लियर है, चलो ठीक है फिर।